नमस्कार। आर्यन खान केस की जांच करने वाले अफसर खुद जांच के घेरे में आ गए हैं। दिल्ली से एक टीम निकलने वाली है जो मुंबई जाकर यह पता लगाएगी कि शाहरुख खान से 25 करोड़ मांगे गए या नहीं। कहीं समीर वानखेड़े ने भी कोई बोगस काम तो नहीं किया। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने ऐसे ऐसे इल्जाम लगा दिए हैं कि जांच जरूरी हो गई है। सच क्या है यह जानने के लिए हमने सबसे बात की। समीर वानखेड़े के पिता से, उनकी पत्नी से, बहन से, चाचा से, खुद समीर वानखेड़े से भी। जांच अधिकारी की जांच का यह पूरा किस्सा क्या है, इस रिपोर्ट से समझिए। महाराष्ट्र के मंत्री इस तस्वीर को दिखाकर पूछ रहे थे, पहचान कौन? हाँ, ये समीर वानखेड़े की ही तस्वीर है। नवाब मलिक ने आधी तस्वीर दिखाई थी, पूरी पिक्चर ये है। ये समीर वानखेड़े की पहली शादी की तस्वीर है। इसमें समीर वानखेड़े हैं, उनकी पहली पत्नी डॉक्टर शबाना कुरैशी है, साथ में उनके पेरेंट्स हैं। ये तस्वीर 15 साल पुरानी है, जिसे आधी काटकर नवाब मलिक ने आज दिखाया। आधी तस्वीर महाराष्ट्र के मंत्री ने दिखाई, पूरी तस्वीर हमने दिखाई। समीर वानखेड़े की शादी की 2 और तस्वीरें उनकी दूसरी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने दिखाई हैं। मराठी एक्ट्रेस क्रांति रेडकर वानखेड़े ने जो लिखा, उस पर गौर कीजिए। मैं और मेरे पति जन्म से हिंदू हैं। हमने कभी धर्म परिवर्तन नहीं किया। समीर के पिता भी हिंदू हैं, जिन्होंने एक मुस्लिम महिला से शादी की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है। समीर की पहली शादी स्पेशल मैरिज एक्ट से हुई थी। 2016 में उनका तलाक हुआ और 2017 में हमने हिंदू मैरिज एक्ट के तहत शादी की। समीर वानखेड़े की पत्नी इंडिया टीवी पर भी आई। आई थिंक उनका ट्रैक रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि इंसान सच्चा है, सच्चा बंदा है, मन से काम करता है, काम करने का जज्बा है, भारत के लिए अपनी जान लगाने का जज्बा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें काम करने दे, उनको तकलीफ ना दे और उनको अपना काम सही से करने दे, उन्हें सपोर्ट करे, ना कि उन्हें नेगेटिव कमेंट से उनके परिवार को टारगेट करके। और ये मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कौन टारगेट करे क्या करे, मैं तो कह रही हूँ कि लोग टारगेट कर रहे हैं, उनका तो जाने दीजिए। लोग भी, कोई भी आके सोशल मीडिया पे आके कुछ भी लिख रहा है और शायद हम कहीं ना कहीं ये डिजर्व नहीं करते हैं, पर जैसे कहते हैं ना, ऑनेस्टी की कीमत चुकानी पड़ती है और आज हम वो कीमत चुका रहे हैं और ठीक है, चुका लेंगे, ये दिन भी कट जाएंगे। क्रांति जी, शायद ये मामला इतना आगे ना बढ़ता अगर इसको मान लीजिए किसी और व्यक्ति ने उठाया होता, लेकिन ये आरोप लगाने वाला व्यक्ति तो महाराष्ट्र सरकार का कैबिनेट मिनिस्टर है। एक कैबिनेट मिनिस्टर रैंक का अधिकारी मंत्री, वो ये ऐसे आरोप एक अफसर पर क्यों लगाएगा? देखिए, मैं उनसे इस बारे में जनरली कुछ बोलती नहीं हूँ, ना ही बोलना चाहती हूँ। उनके काम से मैं बहुत परे रहती हूँ। मैं किसी के बारे में कभी बुरा नहीं सोचती और ना ही मेरे मन से किसके लिए कोई बुरा निकलेगा या कोई बुरी बात निकलेगी। मेरी तरफ से हर एक इंसान के लिए सिर्फ पॉजिटिविटी है और शुभकामनाएं हैं। अच्छा काम करें। जो देखिए, एंड में क्या है ना, एंड में जो सच होगा वो ही निकलेगा, वो ही बाहर निकलेगा। और आप कितना भी दबा दो ना उसको, तो वो तो सच सर निकालेगा ही। इस तस्वीर के बारे में हमने समीर वानखेड़े से भी पूछा और उनके पिता से भी। पहले उनके पिता की बात सुनाते हैं, फिर समीर वानखेड़े को भी सुनाएंगे। एक और फोटो वायरल की गई है सोशल मीडिया में, जिसमें शबाना करके एक लेडीज के साथ में समीर वानखेड़े दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने वो कौन है? ये मेरे बेटे की पहले शादी हुई थी डॉक्टर शबाना कुरैशी से। कुछ दिन चली, उससे एक बेटा भी है, मेरा 12 साल का मेरा पोता है, उसका भी नाम आथिर समीर ज्ञानदेव वानखेड़े है उसका बर्थ सर्टिफिकेट पे। फिर कुछ दिन चली, बाद में फिर कोर्ट से डिवोर्स भी लिया उन लोगों ने, फिर दूसरी शादी किया, उसका नाम क्रांति रेडकर है, 2 उसको जुड़ा बच्चियां है। तो ये डॉक्टर शबाना कुरैशी, ये क्या किसी की रिश्तेदार लगती हैं? ये शायद उसके वो छपड़ा वपड़ा के उधर के गांव के, ये भी यूपी के भैया है, वो भी यूपी का भैया है, हो सकता है रिलेशन हो, उसने कुछ दिया हो, कुछ मालूम नहीं हमको तो इसके बारे में। ये तो आपने बताया, मुझे आज ही मालूम पड़ा। सोशल मीडिया पर वो फोटो वायरल हो रहा है, तो वहां से तो कौन दे सकता है? एक तो इसका फर्जीवाड़ा किधर से निकाल सकता है? इसके लंबे लंबे हाथ है, लंबे लंबे पैर है, 10-10 मुंह है, कुछ भी पैसे वाला आदमी कुछ भी कर सकता है।
समीर वानखेड़े की कहानी में हिंदू मुसलमान लाने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक हैं, जो पिछले 15 दिनों से समीर वानखेड़े की पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट ले रहे हैं। नवाब मलिक क्या कह रहे हैं, उसे देखने से पहले आपको समीर वानखेड़े को सुनना चाहिए। सर, क्या आपकी पहले शादी हुई थी, उसमें ऐसा ट्वीट में कहा गया है? नहीं, फर्स्ट मैंने ऑलरेडी आपको वो चीज बोल दिया हूँ। एटलीस्ट कोई महिला का रिस्पेक्ट करो कि जिसकी फैमिली ब्रेक हुई है। सामने वालों को तो ये चीज का पता नहीं, ख्याल है कि नहीं है कि एक जब फैमिली ब्रेक होती है तो उसके फोटोज भी आप लीक करते हो। लेकिन इस बारे में मैं तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जो मुझे कहना था मैंने कह दिया। एनसीबी के लीडर ने 42 साल पुराना एक बर्थ सर्टिफिकेट भी निकाला है। किसी बर्थ सर्टिफिकेट पर इतने सारे गोले, इतने सारे स्टार्स आपने कभी नहीं देखे होंगे, लेकिन बीएमसी के इस कागज के टुकड़े पर सब दिख रहा है। नवाब मलिक इस बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखे एक शब्द को हाईलाइट कर रहे हैं, वो है दाऊद। समीर दाऊद वानखेड़े ये एक फर्जी व्यक्ति है। बर्थ सर्टिफिकेट उनका समीर दाऊद वानखेड़े का है। बर्थ सर्टिफिकेट में टेम्परिंग करके जो उनके पिताजी ने धर्मांतर करने के बाद नाम बदला था, उसे फिर दुरुस्त किया। उसके आधार पे कास्ट सर्टिफिकेट निकाला गया। जो दलित कैंडिडेट थे आईआरएस के, उनके अधिकारों को फर्जीवाड़े के जरिए छीना गया है। पूरी इनकी जिंदगी एक फर्जी चीजों से शुरू हुई और सारा फर्जीवाड़ा वो कर रहे हैं। नवाब मलिक को आपने सुना, 40 सेकंड में वो 3 बार दाऊद दाऊद बोलते हैं। नवाब मलिक ने जो बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया है उसे फिर से देखते हैं। इसमें समीर का नाम साफ साफ लिखा है। पिता के नाम की जगह मिस्टर दाऊद के वानखेड़े लिखा है। नवाब मलिक दाऊद पर जोर देते हैं, वानखेड़े को दबा लेते हैं। मां के नाम को देखें तो एक कट मार्क दिखेगा और नेशनलिटी की जगह मुस्लिम लिखा है। अब किसी की नेशनलिटी हिंदू या मुस्लिम तो नहीं हो सकती। इसी पेपर के आधार पर नवाब मलिक समीर वानखेड़े का धर्म और उनकी जाति सब कुछ डिसाइड कर देना चाहते हैं। हमने समीर वानखेड़े के जन्म और जाति का पूरा सच उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े से पूछा। आपका नाम दाऊद बताया जा रहा है, आपके पास आपके नाम का क्या प्रमाण है कि आपका नाम दाऊद नहीं है, कुछ और है? मेरे पास दाऊद नाम का वो प्रमाण वो प्रमाण दिखाएंगे जो आपका आप कह रहे हैं कि आपका असली नाम ध्यानदेव। हाँ, तो मेरे पास प्रमाण पत्र है, पैदा होने से अभी तक के प्रमाण पत्र है। मैं एक एक आपको दिखाऊंगा। ये है माइग्रेशन सर्टिफिकेट नागपुर यूनिवर्सिटी का, उसमें ज्ञानदेव कचरूजी वानखेड़े लिखा है, आप देख सकते हैं इसको। दूसरा सर्टिफिकेट मेरे पोता, जो मेरे बेटे की पहली शादी हुई थी डॉक्टर शबाना कुरैशी से, उससे 12 साल का बेटा है, उसका नाम अथीर है। और उस बर्थ सर्टिफिकेट पे भी मेरा नाम वानखेड़े समीर ज्ञानदेव लिखा है, क्लियरली लिखा है। तो ये आदमी को कहां से फर्जीवाड़ा लग रहा है? ये इलेक्शन से जुड़ा हुआ इलेक्शन कार्ड है, इसमें भी ज्ञानदेव वानखेड़े है, समीर, दोनों भी इसके अपना स्टेट में जो महाराष्ट्र का जो इलेक्शन होता है या एमपी का इलेक्शन होता है, दोनों भी ज्ञानदेव वानखेड़े। मैं ज्ञानदेव वानखेड़े करके मैं वोट डालता हूँ इनको। उस टाइम में कोई बोला नहीं, अभी कहाँ से कुछ आया समझ में नहीं आता। अभी दूसरा भी आपको और इंटरेस्टिंग बताऊंगा। मेरा पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या मेरा गवर्नमेंट का सब मेरा ज्ञानदेव वानखेड़े के नाम से है। और मेरा राशन कार्ड, ये मेरा राशन कार्ड है। इधर समीर ज्ञानदेव, ये वानखेड़े, समीर ज्ञानदेव वानखेड़े, ये राशन कार्ड है मेरा पहला बनाया हुआ। ये मेरा आधार पैन कार्ड है, ज्ञानदेव वानखेड़े। ये मैं गवर्नमेंट को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आईटी भरता हूँ, ज्ञानदेव वानखेड़े। गवर्नमेंट में भी मैं ये आईटी, इसमें डिपार्टमेंट में मेरा नाम ज्ञानदेव वानखेड़े है। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर मुस्लिम होने का आरोप लगाया। समीर वानखेड़े के पिता के नाम में दाऊद जोड़कर दिखाया और फर्जी कास्ट सर्टिफिकेट बनवाकर नौकरी में रिजर्वेशन लेने का चार्ज लगवाया। किसी का भी बर्थ सर्टिफिकेट जाति का प्रमाण पत्र नहीं होता।
समीर वानखेड़े के पिता ने पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के सारे सर्टिफिकेट दिखा दिए। किसी भी सर्टिफिकेट में दाऊद नहीं मिला। तो फिर महाराष्ट्र के मंत्री ने किस आधार पर आरोप लगाए? आरोपों की जांच करने के लिए हम मुंबई के वाशिम पहुंचे, जहां समीर वानखेड़े के बड़े चाचा शंकर वानखेड़े मिले। शंकर वानखेड़े जो बता रहे हैं उसे ध्यान से देखिए। जहाँ पे हम रहते थे, लोखंड वाला के बाजू में हमारे जो भाई रहते थे, वहाँ पे सब मुस्लिम एरिया होने की वजह से वहाँ के लोग आना जाना, भाई औरत बाल बच्चे सब आना जाना करते थे। वहाँ बैठते थे, उठते थे, खाते थे, पीते थे। तो उन्होंने भाई कि तुम्हारा नाम तो ज्ञानदेव है, फिर तुम कैसा, फिर तुम ज्ञानदेव के बदले तुमको दाऊद अगर बोले तो चलेगा क्या? तो उसने बोला दाऊद या अकबर क्या, मेरे का कोई भी नाम ले लो, मेरे से क्या मतलब आता, पर मेरा ओरिजिनल नाम ज्ञानदेव खसूरी वानखेड़े है। क्या समीर जी का नाम क्या है पूरा? समीर ज्ञानदेव वानखेड़े। ये पहली बार नहीं है जब नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को टारगेट किया है। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े ने एक बार नवाब मलिक के दामाद को ड्रग्स केस में पकड़ा था। नवाब मलिक तभी से उनसे नाराज हैं। कुछ दिन पहले नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर उगाही करने का आरोप लगाया था। नवाब मलिक के मुताबिक वानखेड़े मालदीव और दुबई से उगाही का रैकेट चलाते हैं। कि कोविड के काल में सारी इंडस्ट्री मालदीव में थी। अधिकारी के परिवार के लोग, अधिकारी स्वयं दुबई और मालदीव में क्या कर रहे थे, इसका खुलासा अधिकारी को करना पड़ेगा, समीर वानखेड़े को। हम मांग करते हैं वो बताएं, वे दुबई गए थे क्या उनके परिवार के लोग मालदीव में उस समय में थे जब पूरी इंडस्ट्री मालदीव में थी? क्या कारण था वो वहाँ गए? हमें तो पूरा यकीन है कि सारी उगाही मालदीव और दुबई में हुई है। समीर वानखेड़े सरकार से परमिशन लेकर मालदीव गए थे। नवाब मलिक ने जिस तस्वीर को दुबई के ग्रैंड हयात होटल का बताया वो मुंबई एयरपोर्ट की निकली, जब वो अपनी बहन को सी ऑफ करने एयरपोर्ट गए थे। ये तस्वीर भी नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की बहन यास्मीन वानखेड़े के सोशल मीडिया अकाउंट से निकाली थी। यास्मीन ने इंडिया टीवी को बताया कि महाराष्ट्र के मंत्री निजी खुन्नस निकालने के लिए कितना गलत काम कर रहे हैं। जो ये किसी औरत के इंस्टाग्राम के ऊपर और फेसबुक पे अकाउंट पे जाकर उनकी फोटोओं को अलग तरीके से दर्शाते हैं। पहले उनकी टीम या जो भी वो खुद करते हैं या टीम को बोलते हैं, पहले उनको बोलिए प्लीज वेरीफाई कीजिए, क्योंकि यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। लेट मी टेल यू, अंडर द संविधान ऑफ इंडिया अगेंस्ट वुमेन यू आर डूइंग समथिंग इलीगल। आप जाके उनकी फोटोओं को इलीगली, उनकी परमिशन के बगैर आप जाके उनको पोस्ट कर रहे हो, विच इज अ वेरी इलीगल फंडामेंटल, इट इज द वायलेटिंग द राइट ऑफ प्राइवेसी अंडर 353 344 D, and you are violating the right of freedom for women, as well as you're stalking them and incorrectly you're posing them. तो ये पहले तो खुद इलीगल काम कर रहे हैं, जनता को बताना चाहिए ये चीज को। और एक औरत का फोटो लेकर आप स्पेशली दूसरे दिन ये सब करते हो तो ठीक है, आप सेकेंड डे दूसरे दिन उसकी प्राइवेट फोटोज लेकर एक माध्यम, एक गलत तरीके से ट्विस्ट करते हो, और जिसकी क्लैरिफिकेशन भी मिल चुकी है विद द लॉ, तो आपको अभी और शर्म आनी चाहिए। अब इस वक्त आपने स्टॉप नहीं किया तो जनता पकड़, तो औरतें पकड़ के आपको मारनी चाहिए फिर, तो मुझे ऐसा लगता है। हमने आपको समीर वानखेड़े की बात सुनाई, समीर वानखेड़े के पिता की बात सुनाई, उनकी पत्नी की बात सुनाई, बहन की बात सुनाई। एक बात तो साफ है, परिवार हिंदू है, सारे सर्टिफिकेट हिंदू के हैं। दाऊद वाला नाम नवाब मलिक ने घुसाया है। समीर वानखेड़े दलित ऑफिसर है। क्या जाति की वजह से उनको परेशान किया जा रहा है? दलित होने के कारण ही रामदास अठावले जैसे नेता समीर वानखेड़े के सपोर्ट में है, लेकिन पर्सनल फ्रंट पर हो रहे अटैक से खुद इस ऑफिसर को ही लड़ना है। पॉलिटिकल प्रेशर और अब डिपार्टमेंटल प्रोब का प्रेशर झेल रहे समीर वानखेड़े ने एक प्रेस रिलीज जारी करके सफाई दी। सर, आपने एक प्रेस रिलीज जारी किया है और प्रेस रिलीज जारी करके नवाब मलिक के आरोपों का खंडन किया। क्या कहा है सर आपने प्रेस रिलीज में? नहीं, मैंने ऑलरेडी
जारी कर दिया है कि मेरे फादर का नाम। ये तो पहली बात है कि इतनी पर्सनल बातें पिता के नाम के बारे में इतनी बातें करनी बहुत ही घटिया बातें हैं पर्सनल लेवल पे। बट एनीवे ठीक है। इस मामले में मैंने ऑलरेडी प्रेस रिलीज जाहिर किया है। मेरे फादर का पूरा नाम मैंने बताया है क्या है, तो उसमें ज्यादा कुछ बोलना नहीं है ये चीज के बारे में। बात निकली है तो जांच तो होगी ही। एनसीबी ने दिल्ली के 3 सीनियर अफसरों की जांच टीम बनाई है। क्या ये जांच टीम वानखेड़े फैमिली की जाति और धर्म की भी जांच करेगी? हमने उस टीम के लीडर से डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा। कई आरोप जो है वो जो है नवाब मलिक लगा रहे हैं, उनके एफिडेविट के ऊपर लगाया गया, उनकी फैमिली के ऊपर लगाया गया, तमाम परिवार की बातें निकल कर सामने आ रही हैं, तो क्या इसकी भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी? मैंने मुंबई में प्रेस वार्ता में भी ये बात बोली थी कि हम लोग एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, हम लोग कंडक्ट रूल से, लॉ से बंधे हुए हैं। बाकी इस देश के स्वतंत्र नागरिक कुछ भी कह सकते हैं, पर हम कोई भी गैर जिम्मेदाराना ना ही स्टेटमेंट दे सकते हैं, ना ही कार्य कर सकते हैं। जहाँ कहीं हमें उचित लगेगा, हमारी कार्यशैली पूरी पारदर्शी है और निष्पक्ष है। जहाँ कहीं उस पर कोई प्रश्न चिन्ह होगा और हम उचित समझेंगे तो हम अपनी कार्यशैली पर भी इंक्वायरी कर रहे हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। हाई प्रोफाइल केस की जांच करने वाले अफसरों पर पहले भी आरोप लगते रहे हैं, आगे भी आरोप लगेंगे, लेकिन जिस तरह के आरोप समीर वानखेड़े पर लगाए गए हैं, जिस तरह से एक मंत्री ने सारे आरोप लगाए हैं और जिस तरह से अभी तक सारे सबूत संदिग्ध दिख रहे हैं, उससे लगता है कि समीर वानखेड़े के हाथ में अवश्य ही नवाब मलिक की कोई दुखती रग है। और कल आर्यन खान के लिए सबसे बड़ा दिन है, क्योंकि कल आर्यन की जमानत पर फैसला होने जा रहा है। लेकिन पिछले 4 दिनों में मुंबई का ड्रग केस बदलता सा दिख रहा है। आर्यन केस में गवाही देने वाला गोसावी फरार है, लेकिन वो किसी भी वक्त सरेंडर कर सकता है। एक और विटनेस हॉस्टाइल हो गया है, उसका कहना है कि पूरे केस में पैसे की डील हो रही थी। तो क्या असलियत में शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए थे? क्या इसके लिए मन्नत में फोन कॉल किए गए थे? आपने वीडियो देखा होगा जिसमें किरण गोसावी आर्यन खान की फोन पर बात करवा रहा है। उस गवाह से लेकर इस केस में जितने विटनेस हैं, हमने सबको ढूंढ निकाला, सबसे बात की, किसका क्या कहना है, ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। क्या इसी फोन कॉल पर शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपए मांगे गए? इस वीडियो में किरण गोसावी भी है, आर्यन खान भी है और इस वीडियो को बना रहा प्रभाकर साइल भी कैमरे के पीछे है। गोसावी जो अब तक भागा फिर रहा था, वो भी सामने आ गया है। जो आप फोन पे बात करा रहे थे आर्यन खान की, वो किससे बात करा रहे थे? वो सैम से ही बात हो रही थी, क्योंकि ये मुझे बोल रहा था कि बात कराओ करके मेरे को घर पे बात करनी है। हलफनामा देने के बाद प्रभाकर साइल भी सामने आ गया है। आर्यन खान की जमानत पर सुनवाई से पहले इन दोनों कलेक्टर का सामने आना और अब समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी शुरुआती जांच की बात कर रही है। मुंबई ड्रग्स केस और वसूली के आरोपों के बीच 4 करेक्टर सामने हैं। किरण गोसावी, उसका बॉडीगार्ड प्रभात साइल, आर्यन खान और इस केस को लीड कर रहे समीर वानखेड़े। शाम को जब भी मैंने ये न्यूज देखी है, तभी मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज फेक। अगर इनके पास में कुछ एविडेंस है तो ये कोर्ट के सामने रखे। किरण गोसावी ने यह भी कहा कि आर्यन खान से वो जो फोन पे बात करा रहा है, वो बात आर्यन खान और उसके घर वालों की नहीं बल्कि सैम की बात करा रहा है। सैम भी इस मामले में एक विटनेस है और सैम की बात वो इसलिए करा रहा है क्योंकि आर्यन खान को अपने पिता शाहरुख खान से बात करनी थी, जो उसके जुरिडिक्शन में नहीं थी, इसलिए उसने सैम से बात कराई थी। जो आप फोन पे बात करा रहे थे आर्यन खान की, वो किससे बात करा रहे थे? वो सैम से ही बात हो रही थी, क्योंकि ये मुझे बोल रहा था कि बात कराओ करके मेरे को घर पे बात करनी है। अच्छा। बोला भाई मैं मेरे फोन से मैं बात नहीं करवा सकता तुम्हारी, सर से बात करता हूँ। तो सर ने बोला कोई किसी को कॉल मत करना। तो तभी मुझे सैम का फोन आया था। तो सैम ने बोला कि क्या मतलब प्रोसेस कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ? मैं बोला नहीं, प्रोसेस चालू है। तो आर्यन मेरे पीछे पड़ा था, मेरे घर पे एक बार फोन करके बता दो करके, सिर्फ कोई आ जाएगा मेरे घर से। वो बात हो रही थी। तो घर पे आखिर में उसकी बात हो पाई थी शाहरुख खान से या गौरी खान से? नहीं। बात नहीं हो पाई थी।
नहीं आर्यन बहुत परेशान था उस दिन, रो रहा था, उसने अपना गुनाह आपके सामने कबूल किया था? नहीं था वो चिल आउट कर रहा था वहाँ पे, वो परेशान नहीं था। अच्छा। इवन तो उसको बिरयानी सब मंगाया था, उसको हम लोग साथ में मतलब खाए हैं, उनको अंदर खाना दिया था, हम लोग ने बाहर खाना खाया है। तो उसी के बाद में वो पंचनामे पे कुछ पंचनामे बाकी थे, उस पर साइन करके फिर मैं निकला हूँ। तो उसने एक्सेप्ट किया था क्या वो मतलब ड्रग्स लेता है? हाँ, उस टाइम एक्सेप्ट किया था मेरे साथ। समीर वानखेड़े पर वसूली का आरोप लगाने वाले प्रभाकर साहिल ने कुछ और तस्वीरें जारी की हैं। ये तस्वीरें 2 अक्टूबर की हैं, जिस वक्त क्रूज पर एनसीबी ने रेड की थी। इन तस्वीरों में समीर वानखेड़े हैं, किरण गोसावी है, मनीष भानुशाली भी है और कुछ और लोग भी हैं। किरण गोसावी, प्रभाकर साहिल, समीर वानखड़े, ड्रग्स से लेकर वसूली तक 3 दिन में यह केस 3 करवट ले चुका है। अभी इनमें आर्यन खान के साथ सेल्फी लेने वाला किरण गोसावी सामने आ गया है। मुंबई ड्रग्स केस में गोसावी का सरेंडर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। इससे पहले किरण गोसावी का बॉडीगार्ड प्रभाकर साहिल मुंबई पुलिस के सामने बयान दे चुका है। किरण गोसावी और प्रभाकर साहिल के बाद अब सैम डिसूजा बचा है। ड्रग केस में इन तीनों कैरेक्टर की इन्वेस्टिगेशन से पता चलेगा कि क्या शाहरुख खान से 25 करोड़ मांगे गए, अगर वसूली हुई तो उसमें से किसको कितना हिस्सा दिया गया। इन्हीं सब सवालों का जवाब तलाशने के लिए एनसीबी की विजिलेंस टीम मुंबई आ रही है और उसके रडार पर इस केस में सभी कैरेक्टर होंगे। दिल्ली में सूत्रों के मुताबिक अब एनसीबी की 3 सदस्यीय टीम मुंबई जाएगी और इस टीम को एनसीबी के डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह लीड करेंगे और ये टीम समीर वानखेड़े के ऊपर लगे आरोपों की जांच करेगी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के विजिलेंस की टीम अपनी जांच और पूछताछ में उन सभी लोगों से बात कर सकती है जो उस दिन क्रूज शिप पर एनसीबी की रेड में शामिल थे। सबसे पहले समीर वानखेड़े से सफाई मांग सकती है, उनकी टीम से भी पूछताछ होगी। वही आरोप लगाने वाले सभी पंच यानी विटनेस से भी बात हो सकती है और इनमें प्रभाकर साहिल से सवाल हो सकते हैं। सर, जिस तरीके से एनसीबी पर लगातार आरोप लग रहे हैं, आपका ही विटनेस प्रभाकर साहिल अब जो है वो एनसीबी के ऊपर ही आरोप लगा रहा है, किस तरीके की जांच शुरू की गई है और इन आरोपों के ऊपर क्या कहेंगे आप? एक स्वतंत्र गवाह ने, जिनका अभी आपने नाम लिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक एफिडेविट के जरिए तमाम सारी बातें कही हैं। उसका संज्ञान लेते हुए महानिदेशक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है जो कि सतर्कता विभाग करेगा। इसके अलावा एनसीबी की विजिलेंस टीम शाहरुख खान की मैनेजर पूजा डडलानी और सैम डिसूजा के बयान भी दर्ज कर सकती है। प्रभाकर साहिल गोसावी का बॉडीगार्ड है। सुबह 11 बजे मुंबई पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पहुंचा तो इशारा मिल गया कि इस केस में मुंबई पुलिस की एंट्री होने वाली है। वापस आने के बाद प्रभाकर साहिल जॉइंट सीपी क्राइम मिलिंद भारंबे से मिलने के बाद बाहर निकला, लेकिन उसके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। उसे मुंबई के सहार पुलिस स्टेशन ले जाया गया। प्रभाकर साहिल से 2 घंटे तक पूछताछ हुई। बताया जा रहा है कि प्रभाकर ने मुंबई पुलिस को वही बातें बताई जो उसने अपने 6 पन्नों के हलफनामे में लिखी है। इसीलिए अब इस केस को लेकर पूरी क्रोनोलॉजी को समझने की जरूरत है, क्योंकि प्रभाकर साहिल से लेकर किरण गोसावी तक सब ये बता रहे हैं कि किस वक्त क्या हुआ। इसीलिए जिसकी बातों से लेकर कॉल डिटेल तक सच पाई गई, उससे तस्वीर साफ हो जाएगी। क्रूज ड्रग केस में सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन आर्यन खान के बाद समीर वानखेड़े बन चुके हैं। सवाल है कि क्या 25 करोड़ की वसूली हो रही थी? अगर हुई तो किसके इशारे पर हुई? क्या आर्यन को फंसाया गया या अब समीर वानखेड़े फंसाए जा रहे हैं? सोमवार को समीर वानखड़े और एनसीबी के वकील एनडीपीएस स्पेशल कोर्ट में पहुंचे थे। उन्होंने 2 अलग अलग हलफनामे दायर किए। एनसीबी की तरफ से एक हलफनामा दायर किया गया, उसमें कहा गया कि प्रभाकर साहिल नाम का इंडिपेंडेंट विटनेस एक एफिडेविट उसने साइन किया है, लेकिन वो एफिडेविट कोर्ट में फाइल नहीं किया गया, वो सर्कुलेट किया जा रहा है। ये साफ तौर पर जांच को प्रभावित करने की ओर एक कदम है। लेकिन जब कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो वो समीर वानखड़े और एनसीबी के लिए एक सेटबैक था, एक तरीके से
उनके पक्ष में फैसला नहीं आया। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अब हाई कोर्ट में है, वो किसी तरीके के डायरेक्शन फिलहाल इस स्टेज पर नहीं दे सकते। 24 घंटे में बहुत बड़ी पलटी मारी है, इसमें कई नई बातें सामने आ रही हैं। 6 ग्राम का चरस केस अब 25 करोड़ रुपए की वसूली की जांच तक पहुंच गया है। समीर वानखेड़े का अचानक दिल्ली पहुंचना बहुत कुछ कहता है। एनसीबी की विजिलेंस टीम का मुंबई जाने का फैसला बता रहा है कि मामला कितना गंभीर है। साथ में विटनेस प्रभाकर साइल का हलफनामा और समीर वानखेड़े पर लगे संगीन आरोप। देखा जाए तो आर्यन खान की जमानत से पहले क्रूज ड्रग केस में 180 डिग्री का टर्न आया है। प्रभाकर साहिल का मुंबई पुलिस के पास बयान दर्ज होने का मतलब बिल्कुल साफ है। अब इस केस में मुंबई पुलिस की एंट्री होने जा रही है। लेकिन उससे पहले दिल्ली से एनसीबी की आने वाली टीम इस केस में बड़ी खबर बन चुकी है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन सवाल यह है कि क्या समीर वानखेड़े के खिलाफ एनसीबी ही कोई कार्रवाई करेगी या फिर उसके पहले ही महाराष्ट्र पुलिस इस मामले में कोई बड़ा एक्शन ले सकती है। एनसीबी की विजिलेंस जिन बड़े सवालों का जवाब जानना चाहेगी, उसमें सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि एनसीबी हिरासत में किरण गोसावी आर्यन खान की किससे बात करा रहा था, बात किस चीज को लेकर हो रही थी, गोसावी वहां क्या कर रहा था, गोसावी की पूरे केस में एक विटनेस से ज्यादा क्या भूमिका है, मर्सिडीज में क्या पूजा डडलानी और गोसावी की बातचीत हुई, इसे लेकर पूजा डडलानी से भी बात हो सकती है। इस पूरे केस में 8 करोड़ किसे दिए गए, 50 लाख किसे मिले, गोसावी सामने आ चुका है। इस केस में प्रभाकर का बयान मुंबई पुलिस ले चुकी है। अब सैम डिसूजा बचा हुआ है। सैम डिसूजा जो खुद भी इस केस में एनसीबी की तरफ से गवाह है, बताया जा रहा है कि उसने ही किरण गोसावी की मुलाकात पूजा डडलानी से करवाई थी। एनसीबी की विजिलेंस की टीम क्रूज ड्रग्स केस में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर समीर सालेकर का भी बयान दर्ज करेगी। शुरुआती जांच में अगर समीर वानखेड़े पर आरोप सही पाए जाते हैं तो विजिलेंस की टीम इसकी जानकारी एनसीबी के डीजी को देगी और उसके बाद अगर आदेश मिलता है तो समीर वानखेड़े के खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच शुरू हो सकती है। इसीलिए अब एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह की रिपोर्ट तक सब इंतजार करेंगे। क्रूज मामले की जांच, क्रूज ड्रग्स मामला है, उसकी जांच जो समीर वानखेड़े कर रहे हैं। जब अब इंक्वायरी शुरू हो गई है तो क्या आपको लगता है कि क्या उन्हें अपने पद पर बना रहना चाहिए? इस स्टेज पर प्रीमेच्योर होगा कहना। आगे जैसे भी इंक्वायरी में फैक्ट्स आएंगे, वील टेक अ कॉल। डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह एनसीबी के चीफ विजिलेंस ऑफिसर भी हैं और जब भी उनके विभाग में किसी अधिकारी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो उसकी जांच का जिम्मा ज्ञानेश्वर सिंह पर ही होता है। थोड़ी देर पहले T20 वर्ल्ड कप में अफगान का राष्ट्रीय गान बजा और अफगानी खिलाड़ियों की आंखों में आंसू आ गए। आज जो कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसके पीछे पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान अभी भी बाज नहीं आ रहा। T20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मिली जीत के बाद इमरान सरकार आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। इमरान खान की सोच कितनी घटिया है, देखिए। दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलम इस्लाम को फतेह मुबारक हो। पाकिस्तान कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान जीत भी जाए तो बड़ा इंडिया ही है। पाकिस्तान जीत भी जाए तो तारीफ विराट कोहली की आपने करनी है। मैंने कहा ये लगता है कोई मुसलमान है और इसने मुसलमान से ये लास्ट ओवर कराना चाह रहा है ताकि जो बुरा भला कहा जाना है। ऐसी घटिया सोच सिर्फ पाकिस्तान के मंत्री की ही हो सकती है। क्रिकेट को मजहब से जोड़ना, पाकिस्तान की जीत को इस्लाम की जीत बताना, खिलाड़ियों के बीच नफरत के एंगल तलाशना। मैदान पर खेलने वाले 11 के 11 हिंदुस्तानी हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है। T20 वर्ल्ड कप में मिली जीत के बाद पाकिस्तान ने नया एजेंडा शुरू किया है। पाकिस्तान ने जीत को इस्लाम, कश्मीर और मोदी विरोध से जोड़ा। इन्हीं नाम से पाकिस्तानी मीडिया हेडलाइन, वीडियो लाइन बना रही है। ये सब कुछ शुरू हुआ इमरान खान के हुक्म पर ही। जैसे ही पाकिस्तान ने मैच जीता, पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद कैमरे के सामने आए, वीडियो रिकॉर्ड कराया, वो भी खास मकसद के साथ।
मैं आज सारी पाकिस्तान की कौम को इस फतेह अजीम पर मुबारकबाद पेश करता हूं और आज सारे आलमे इस्लाम में पाकिस्तान ने अपनी सलाहियतों का लोहा मनाया है और दुनिया के मुसलमान समेत हिंदुस्तान के मुसलमानों के उनके जज्बात पाकिस्तानी टीम के साथ थे। सारी आलमे इस्लाम को फतेह मुबारक हो। शेख रशीद ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जीत को पहले इस्लाम से जोड़ा, फिर भारतीय मुसलमानों से जोड़ा। इमरान खान, बाजवा और आईएसआई की ये बहुत सोची समझी साजिश है। इसकी पूरी डिटेल आपको बताएंगे, लेकिन इमरान सरकार के एजेंडे को कैसे पाकिस्तानी मीडिया आगे बढ़ा रही है वो समझिए। भारत पाकिस्तान मैच की इस तस्वीर की दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिसमें विराट कोहली से पाकिस्तान टीम के कप्तान बाबर आजम ओपनर बल्लेबाज मिल रहे हैं। विराट उनको जीत की बधाई दे रहे हैं। इस फोटो को ट्रू स्पोर्ट्स स्पिरिट कहा जा रहा है, लेकिन इससे भी पाकिस्तान को मिर्ची लग गई। तस्वीर का विरोध तक पाकिस्तानी पत्रकारों ने शुरू कर दिया। इसके पीछे उनका लॉजिक सुनेंगे तो आपको गुस्सा भी आएगा और हंसी भी। विराट कोहली की तस्वीर बाबर आजम के साथ, विराट कोहली की तस्वीर रिजवान के साथ लगाकर बता रहे हैं देखो कितना अजीम खिलाड़ी है, आकर बकअप कर रहा है, खुशी पाकिस्तान के साथ सेलिब्रेट कर रहा है, पाकिस्तानियों को जीतने के बावजूद मिल रहा है, आकर हाथ मिला रहा है, कंधे पर हाथ रख रहा है, कितना अजीम प्लेयर है, कितने अच्छे लोग हैं, कितना ग्रेसफुल इंसान है। तो हमें ये सीखना चाहिए, हमें ऐसा बनना चाहिए। लानत है भाई ऐसी सोच के ऊपर। इस मौके पर इसको स्पेशल बना के क्यों पेश किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान कभी बड़ा हो ही नहीं सकता। पाकिस्तान जीत भी जाए तो बड़ा इंडिया ही है। पाकिस्तान जीत भी जाए तो तारीफ विराट कोहली की आपने करनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाबर आजम को और मोहम्मद रिजवान को दुनिया विराट कोहली से बड़ा समझना शुरू हो जाए। ये तो एक टैक्टिस है ना कि अगर आप जीत जाए तो आप ऐसा सेलिब्रेट करें, ऐसा रोला डालें कि दुनिया के क्या बात है विराट कोहली। और अगर आप हार जाए तो आप जाएं और जाके दूसरे प्लेयर्स को इस तरह, जैसे आप बच्चे हैं हमारे, और उनको ऐसे मिले कि बाद में आपकी तारीफें की जाएं। भारत में क्रिकेट को एक धर्म की तरह पूजा जाता है। बिना किसी भेदभाव के खिलाड़ियों के साथ पूरा देश हमेशा खड़ा रहा है। मैदान पर खेलने वाले सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी होते हैं, लेकिन इसमें दरार डालने की कोशिश भी पाकिस्तान से की जा रही है। मैंने कमेंटेटर्स को सुन रहा था कि जी शामी को दे दी बॉलिंग। अब मैं सोच रहा हूं कि विराट कोहली ने शामी को बॉलिंग क्यों दे दी। उसके पास और ऑप्शंस है ये वो। तब मुझे एकदम से ख्याल आया और मैं अपने घर में बैठ के अपनी बेगम के साथ देख रहा था, तो मैंने कहा ये लगता है कोई मुसलमान है और इसने मुसलमान से ये लास्ट ओवर कराना चाह रहा है, ताकि जो बुरा भला कहा जाना है हिंदुस्तान के मीडिया में या हिंदुस्तान के लोगों ने, तो वो इन्हीं लोगों को कहें, उनके जो की और दूसरे प्लेयर्स हैं उनको कोई बुरा ना कहे। सोशल मीडिया में किसी भी पोस्ट पर, किसी भी वीडियो पर यकीन ना करें और ना ही उन पर रिएक्ट करें, क्योंकि सैकड़ों हजारों अकाउंट पाकिस्तान से खास तौर में भारत के खिलाफ ऑपरेट किए जाते हैं। भारतीय शहरों के नाम पर वीडियो पाकिस्तान से पोस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान के वीडियो को भारत का बताकर नफरत फैलाने की साजिश की जा रही है। जो लोग शमी के बारे में गलत बोलते हैं, शमी पर सवाल उठाते हैं, शमी हिंदुस्तानी है। टीम इंडिया को कई मैच में जीत दिला चुके हैं। कई वर्ल्ड कप मैचों में पाकिस्तान को हराने में अहम रोल निभाया है। पूरा देश शमी के साथ खड़ा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद की, जिन्होंने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की जीत को मजहब से जोड़ डाला। कैमरे पर आकर शेख रशीद ने बड़े बोल जरूर बोल दिए, लेकिन इस मैच से पहले उनके साथ क्या हुआ वो नहीं बताया। भारत पाकिस्तान मैच देखने के लिए शेख रशीद दुबई गए थे, लेकिन उनको मैच से पहले ही वापस पाकिस्तान बुला लिया गया। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर इंजमामुल हक का तो ये मानना है कि शेख रशीद को वापस बुला लिया, इसीलिए पाकिस्तानी टीम जीत सकी, वरना हार तो पक्की थी। ये देखें, ये फूलों का हार। इस उम्र में आपके भाई ने शादी नहीं की, खुशी है मुझे। पाकिस्तान को जिस तरीके से मैंने जाकर जताया, मैं इसी काम के लिए तो गया था दुबई। पाकिस्तान इसलिए जीते कि आप वापसी आ गए थे। ये टीम वालों ने रिक्वेस्ट की थी कि इन्हें बुला लो,
अगर जितवा रहे ना उन्होंने बुलवाया आपको वापसी। इंद्री भाई मैं जाके मोराल मैंने टीम का अप किया है वहां पर। मेरा दिल खुश भी बहुत है और थोड़ा सा दिल मेरा दुखी भी बहुत है। टीम बहुत अप हो गई थी, उन्होंने कहा इन्हें बुला लो वापसी, हम थोड़ा सा डाउन हो। शेख रशीद को तो हर बात में कूदने की आदत है, लेकिन भारत पाकिस्तान मैच पर इमरान खान भी कूद पड़े और भारत पाकिस्तान संबंधों को क्रिकेट मैच से जोड़ डाला। Somehow we improve our relationship with India. I know after last night's thrashing by Pakistan team in the cricket match, it's not a very good time to talk about improving relationship with India. But I'm imagining that if somehow we resolve, and there is only one issue between us, and that is the issue of Kashmir. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मैच के नतीजों के हिसाब से बातचीत का टाइम टेबल तय कर रहे हैं, तो पाकिस्तानी मीडिया क्रिकेट की जीत को बांग्लादेश तक लेकर चली गई। रात जो एक बड़ा जश्न मनाया गया वो जश्न बांग्लादेश के अंदर था। हमें रात एक बार फिर ये एहसास हुआ कि बॉर्डर्स अपनी तरफ लेकिन मुसलमान दुनिया के किसी भी कोने के अंदर हो और दूसरी तरफ ये वाले लोग हों तो हम एक पेज के ऊपर होते हैं। रात जब पाकिस्तान जीता है तो हम आपको ये तो बता रहे हैं कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के अंदर तो बहुत जश्न था, श्रीनगर वाली बात भी बता दी, लेकिन उससे ज्यादा जश्न जहाँ पे मनाया गया, जहाँ पे इंडियंस को और तकलीफ होगी, आजकल इनको बांग्लादेश से बहुत तकलीफ है। ढाका के अंदर रात को बड़ी स्क्रीन्स के ऊपर एहतमाम किया गया था मैच का और वहां पे जो ढाका के दोस्त थे हमारे भाई, मुसलमान भाई जो हैं, जैसे ही पाकिस्तान जीता वहां नारे पाकिस्तान के हक में लगाए गए। T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच एक मैच खेला गया और अब इस खेल में मिली जीत से पाकिस्तान कई खेल करने की प्लानिंग कर रहा है।